नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने शहरी जीवन के जो कथाकार हैं और उनकी जो कहानियां हैं उसमें अमरकांत, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश आदि जो कथाकार हैं उनका अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम जो शहरी जीवन के कथाकार और जो उनकी कहानियां हैं उनमें भीष्म साहनी, शेखर जोशी, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा और मनु भंडारी, इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है भीष्म साहनी। इनकी कहानियों में देश विभाजन, पारिवारिक सामाजिक जिंदगी का जो बदलता स्वरूप है और जो निम्न वर्गीय समाज की व्यथा है उनको प्रमुखता दी गई है और उनको प्रमुख रूप से इसमें व्यक्त किया गया है। तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है अमृतसर आ गया, ये कहानी भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। उसमें विभाजन की जो विभीषिका है उसके बीच जो दो समुदायों की आपसी रंजिश है, भय है और आक्रामकता है उसको दर्शाया गया है। और मध्यम वर्गीय जो मूल्यहीनता है और जो मतलब परस्ती है उसको इन्होंने जो चीफ की दावत शीर्षक जो इनकी कहानी है उसमें दिखाया गया है। तो कहानी में तथाकथित जो आधुनिक शामनाथ है उसके लिए माँ जो है वो बेकार के सामान की तरह हो गई है, उसको इन्होंने उसमें दिखाया है। उसी प्रकार जो गंगा की छाया और इमला और सागमेल, इसमें मध्यम वर्गीय समाज की व्यथा व्यक्त हुई है। उसी प्रकार जो इनकी कहानी है वांगचू, ये एक अलग आयाम की कहानी है। दो देशों के जो राजनीतिक संघर्ष है उसमें जो वांगचू है वो अकारण के पीसने के लिए बाध्य है। तो हिंदी की अविस्मरणीय प्रेम कहानियों में यदि उसने कहा था कहानी को हम नहीं छोड़ सकते, तो ऐसी कोई भी गिनती जो शेखर जोशी की जो कहानियां हैं जैसे कोसी का घटवार, उसके बिना पूरी नहीं होगी। तो लक्ष्मा और जो गोसाई है उसकी गहन लगाव से भरी जो प्रेम कहानी है उसको ये इसमें व्यक्त किया गया है। तो उसकी जो रागात्मकता है और जो निरपेक्षता है उसका जो एक जटिल ताना बोना है उसको संश्लिष्टता में ही उन्होंने समझाया है। तो नई कहानी में शेखर जोशी की जो प्रतिष्ठा है इसलिए भी है कि मजदूर और जो औद्योगिक जीवन की कहानियां हैं बड़ी संख्या में उनके पास लिखी गई है। उसी प्रकार उनकी जो कहानी है दाजू, उसमें शेखर जोशी ने एक बाल मजदूर की पीड़ा को मध्यम वर्ग की जो झूठी विवशता है उसका जो बोध है उससे जोड़ करके उन्होंने दिखाया है। उसी प्रकार बदबू, मेंटल और उस्ताद जी हुजूरिया, ये जो कहानियां हैं उनमें औद्योगिक जीवन से जुड़ी ये कहानियां हैं और औद्योगिक जीवन को उसमें दिखाया गया है। तो उसके बाद जो नई कहानी है उसमें 3 महिला कहानीकारों ने अपनी रचनात्मकता को समृद्ध किया। उसमें उषा प्रियमवदा प्रमुख है। तो उषा प्रियमवदा अपनी वापसी कहानी के लिए हमेशा याद की जाएंगी। ये भी आपने पढ़ी हुई है, वापसी कहानी भी। फर्स्ट ईयर में थी ये कहानी। इस कहानी में एक रिटायर्ड व्यक्ति के घर में अलग थलग पड़ने की जो मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है उसकी वास्तविकता को इन्होंने दिखाया है। फिर इनकी जो कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, उसमें एक बेरोजगार युवक के स्वाभिमान पर हर कहीं चोट जो पड़ती है उसकी कहानी का इसमें चित्रण किया है। उसके बाद उषा प्रेमवदा ने विदेश के अनुभवों और वहाँ की जो जिंदगी है वहाँ पर केंद्रित कहानियाँ लिखी। तो ऐसे अनुभवों में अनेक कहानियाँ हैं उसमें जिसमें प्रेम भी एक पक्ष है, जैसे सागर पार संगीत और मछलियाँ। ये जो 2 कहानियाँ हैं वो विदेश के अनुभवों पर और वहाँ की जो जीवन शैली है उस पर आधारित ये कहानियाँ हैं। उसके बाद प्रमुख है कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती की जो कहानी है सिक्का बदल गया,
उसमें देश विभाजन की अमानवीयता भरी जो स्थिति है उसमें सारे संबंधों के झूठे पड़ने की कथा को दिखाया गया है। उसी प्रकार जो भोले बादशाह उनकी कहानी है उसमें मानसिक रूप से रुग्ण बेटे के प्रति माँ की जो करुणा व्यक्त हुई है उसको दर्शाया गया है। और जो बादलों के घेरे में इनकी जो कहानी है उसमें प्रेम की भावमयी अभिव्यक्ति हुई है। तो शहरी जीवन को केंद्र बनाकर लिखने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का भी अपना एक अलग स्थान है। तो इनकी कहानियों में संवेदना का ढांचा वही है जो राजेंद्र यादव और मोहन राकेश इनका है, यानी बेरोजगारी, प्रेम, परिवार की समस्या और परिवेश भिन्न है। तो कहानी की पृष्ठभूमि में या तो विदेशी माहौल या उच्च वर्ग की जो जिंदगी है, अभिजात्य वर्ग की जो जीवन शैली है उसको दिखाया गया है। तो निर्मल वर्मा की अभिव्यक्ति की भी अपनी एक विशिष्टता है। खास तरह के बिंब विधान, संगीतात्मकता और शब्दों से सुसज्जित उनका जो वाक्य विन्यास है वो लयपूर्ण होता है और भावों की अभिव्यक्ति जो उन्होंने की है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से की गई है। तो उसी क्रम में निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ हैं उसमें जो वर्णन की स्थिति है वो ठेठ भारतीय परिवार या भारतीय समाज से भिन्न है। तो एक दिन का मेहमान जो कहानी है इनकी उसमें पति पत्नी एक साथ बैठ कर के शराब पी लेते हैं पर एक रात साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार जो परिंदे कहानी है उसमें भी लतिका के सामने एक अंतहीन प्रतीक्षा है और एक स्थायी अवसाद की स्थिति है। छुट्टी आने पर भी सभी परिंदे जो है उड़ जाते हैं पर लतिका के सामने उड़ने के लिए आकाश नहीं है। तो निर्मल वर्मा की जो कहानियां हैं उसमें अवसाद, टूटन और अकेलापन, इन सब की स्थिति जो है वो स्थायी रूप से है। इनकी जो कहानी है दूसरी दुनिया, तीसरा गवाह, टर्मिनल, धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, हर जगह ऐसी ही स्थिति है। इनकी लंदन की एक रात और सितंबर की एक शाम, ये जो कहानियां हैं उसमें बेरोजगारी की पीड़ा का वर्णन दिखाया गया है। उसके बाद कथाकार मनु भंडारी का नंबर आता है और मनु भंडारी की कहानियों में जो स्त्री प्रश्न है उसके विविध रूप को दर्शाया गया है। तो इनकी जो कहानी है यही सच है, उसमें प्रेम के एकल मानदंड को खारिज किया गया है। उस कहानी में दीपा का जो भावनात्मक लगाव है वो निषिद्ध और संजय दोनों के साथ बनता है। तो इसी तरह जो प्रेम का आग्रह है उसका खंडन ऊंचाई कहानी में किया गया है। त्रिशंकु जो कहानी है उसमें भी प्रेम के परंपरावादी और आधुनिकतावादी दृष्टियों का अंतर्द्वंद दिखाया गया है। तो कहानी में ये जो अंतर्द्वंद है वो तनु के माता पिता में है, जो कभी तनु को पड़ोस में रहने वाले लड़के से दोस्ती की अनुमति देते हैं और फिर उसे उस पर बरसते भी हैं। उसी प्रकार जो कहानी है घुटन और शय, इसमें वर्जना के विविध रूप हैं और रानी माँ का जो चबूतरा कहानी है उसमें स्त्री संघर्षशीलता का चित्रण किया गया है। तो अब तक तो हमने शहरी जीवन के जो कथाकार और जो उनकी कहानियां हैं उनका अध्ययन कर लिया। अब हम ग्रामीण जीवन के कथाकार और उनकी कहानियों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें प्रमुख हैं मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह और फणीश्वरनाथ रेणु। तो नई कहानी में ग्रामीण जीवन की जो विविध स्थितियां हैं उसका चित्रण करने वाले ये प्रमुख कथाकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीण वास्तविकता को सामने रखा। इस वास्तविकता में एक और तो ग्रामीण जीवन की जो जड़ता और रूढ़िवादिता है वह है और दूसरी ओर बदलाव के चिन्ह भी हैं। इसके अलावा जो मार्कंडेय हैं उनकी एक और विशेषता तत्कालीन संदर्भ में योजनाओं की जो वास्तविकता है उसके उद्घाटन में भी है। ऐसी कहानियों में 900 रुपया और एक ऊंट दाना, भूटान, आदर्श कुक्कुट ग्रह,
ये सब हैं। तो भूटान जो कहानी है उसमें भूटान आंदोलन की वास्तविकता दिखाई गई है। कहानी में राम जतन को जो जमीन मिलती है उसका अस्तित्व सिर्फ कागज पर है, और गुलरा के बाबा ये जो कहानी है उसमें हाशिए के लोगों की जीवन की वास्तविकता के साथ उनके अंदर के जो क्षोभ है उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने दिखाई है। फिर जो जूते कहानी है उसमें ग्रामीण पिछड़ापन है। जो नीम की टहनी कहानी है उसमें सामाजिक संकीर्णता के चित्र हैं। और जो पान फूल है उस कहानी में दो बच्चों के परस्पर प्रेम और जो खेल खेल में एक दूसरे के लिए जान देने की जो मार्मिक कहानी है उसका चित्रण उसमें किया गया है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रामीण संवेदना के प्रमुख कथाकार हैं मार्कंडे, ये चक्रधर के नाम से कल्पना पत्रिका में आलोचना भी लिखते रहे हैं। उसी प्रकार शिव प्रसाद सिंह के यहाँ ग्रामीण संवेदना की विविध रंगी तस्वीरें हैं। और कर्मनाशा की हार जो कहानी है वो बदलते मूल्य के तहत प्रगतिशील दृष्टिकोण की स्वीकृति की कहानी भी है। भैरव पांडे टिम्मन मल्लाह की जो विधवा बेटी है फूलमत, उससे अपने भाई के साथ विवाह करवाना चाहता है, पर कर्मनाशा में आई बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए फूलमती के बच्चे को बलि देने के गांव के निर्णय को वो अस्वीकार कर देता है। उसी प्रकार जो नन्हो कहानी है उसमें प्रेम के अंतर्द्वंद को लेकर के रची गई एक बेहतरीन कहानी है। उसी प्रकार जो दादी माँ कहानी है उसमें भी बुजुर्ग के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका वर्णन किया गया है। फिर बिंदा महाराज, उस कहानी में एक हिंजरे के माध्यम से एक समाज का क्रूर चेहरा दिखाया गया है। और आर पार की माला और मुर्गे ने बांग दी, ये जो कहानियां हैं वो सामंती शोषण के दुष्चक्र की अभिव्यक्ति है। तो केवड़े के फूल, रेंती और अरुंधति, ये जो कहानियां हैं इसमें स्त्री प्रताड़ना की अलग अलग परिस्थितियां दिखाई गई है। जिस प्रकार शहरी संवेदना के जो कथाकार हैं उसमें निर्मल वर्मा का जो शिल्प है उनकी खास पहचान है, इसी तरह ग्रामीण जीवन के कथाकारों में फणीश्वरनाथ रेणु की भी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उनकी प्रतिष्ठा आंचलिक कथाकार के रूप में मानी गई है। तो अपने अंचल की भाषा, संस्कृति, बोली, बानी, गीत, संगीत, आहार, व्यवहार, जो टोन है और जो उनकी सोच है उसको अपनी कहानियों में इन्होंने इस तरह पिरोया है कि जैसे पूरा अंचल ही सजीव हो जाता है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में सामाजिक बदलाव, राजनीति के प्रति मोहभंग, विस्थापन का कष्ट, प्रेम की पीड़ा और विविध जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी झलक देखने को मिलती है। तो उनकी जो कहानी है आत्मसाक्षी और पुरानी कहानी, नया पाठ, आत्मपक्ष, ये सब जो कहानियां हैं वो राजनीतिक चेतना की कहानियां हैं। तो पंचलाइट जो इनकी कहानी है उसमें बदलती सामाजिक संरचना की झलक देखने को मिलती है। फिर भित्ति चित्र की मयूरी, ये जो कहानी है, और विघटन के क्षण, इनमें विस्थापन के संदर्भ में है। फणीश्वरनाथ रेणु ने अनेक प्रेम संवेदना की कहानियां भी लिखी। इनमें कुछ प्रमुख है, एक आदिम रात्रि की महक, रसप्रिया, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम और श्रावणी दोपहरी की धूप। तो रेणु ने गांव के पिछड़ापन, संघर्ष और रंजिश, इनको दिखाने के साथ ही उनकी जो सकारात्मकता है उसको भी दिखाया है। और उन्हीं की एक कहानी लाल पान की बेगम, ये भी आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। उस कहानी में बिरजू की माँ और जंगी की जो पतोहू है उसमें तकरार होती है, लेकिन जब बिरजू की माँ मेले जाती है तो वह जंगी की जो पतोहू है उसको भी साथ लेकर के जाती है। तो इस कहानी में दाम्पत्य प्रेम और ग्रामीण जीवन के राग विराग का एक सुंदर चित्र उकेरा गया है। अब हम पढ़ेंगे साठोत्तरी कहानी आंदोलन, या जिसे अकहानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद का जो मोहभंग है और निराशा है नई कहानी के दौर में था, और 60 के दशक में वह और गहरा हो गया। 1962 में चीन से युद्ध में जो हार मिली उसने हमारी नीतियों की खामियों को उजागर किया, और मोहभंग, हताशा और तीक्ष्णता, इनको एक आदर्श और स्वप्न की जो बची खुची मान मूल्य है उसको भी तोड़ करके बिखेर दिया। तो
तो तात्कालिक रूप से युवाओं का अपना कोई भविष्य नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच साठोत्तरी कहानी का या अकहानी आंदोलन का विकास हुआ और उसमें राजनीतिक पतन, मध्यम वर्ग की जो मतलब परस्ती है, बेरोजगारी है, संबंधहीनता है, इन सब की एक तीखी अभिव्यक्ति हुई। तो उसी में गिरिराज किशोर की जो कहानी है पेपरवेट और रविंद्र कालिया की काला रजिस्टर कहानी उसमें उस दौर की व्यवस्था के आतंक को महसूस किया जा सकता है। और रामनारायण शुक्ल की किसी शनिवार को कहानी और रविंद्र कालिया की सिर्फ एक दिन और दूधनाथ सिंह की कहानी स्वर्गवासी, उसमें जो बेकार की स्थिति है उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो रविंद्र कालिया की कहानी चाल, उसमें बेरोजगारी के कारण दाम्पत्य जीवन में घर कर रहे अजनबीपन को दर्शाया गया है और समूची रचनाशीलता के संदर्भ में वह मोहभंग और जो विभ्रम व्यवस्था है उसके प्रति उनके मूल्यों के लोप होने का उनमें वर्णन किया गया है। तो इसकी जो अभिव्यक्ति है उस दौर के सभी कहानीकारों में हम देख सकते हैं। साठोत्तरी कहानी के दौर में परंपरागत रिश्तों में बदलाव आया और नई कहानी दौर में जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनके प्रति करुणा का भाव था, उसकी जगह अब अजनबीपन ने ले ली थी। तो ज्ञान रंजन की जो कहानी है पिता, उसमें रविंद्र कालिया की त्रास और दूधनाथ सिंह की रक्तपात, उसमें इसको हम देख सकते हैं। तो संबंधों में कहीं भी लगाव शेष नहीं रहा। संबंधों में या तो ठंडी तटस्थता दिखाई देती है या आक्रामक निर्ममता दिखाई देती है। तो गिरिराज किशोर की जो कहानी है फ्रॉक वाला घोड़ा, निकर वाला साइज, और ज्ञान रंजन की संबंध और दूधनाथ सिंह की रक्तपात, इसमें हम उसको देख सकते हैं। तो साठोत्तरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा संबंधों पर केंद्रित है। ज्ञान रंजन की शेष होते हुए यात्रा, दाम्पत्य, पिता, संबंध, ये पारिवारिक संबंध के विविध आयामों पर केंद्रित है। तो फैंस जो कहानी है उसके इधर उधर सामाजिक संबंध के और खलनायिका और बारूद के फूल, इसमें प्रेम संबंधों की जो विघटन है उसको दिखाया गया है। तो संबंधों में आते बदलाव की पहचान रविंद्र कालिया की कहानियों में विशेष रूप से उभर कर आई है। उनकी ऐसी कहानियों में 9 साल छोटी पत्नी, एक प्रामाणिक झूठ, डरी हुई औरत, कॉजी कॉर्नर, ये सब प्रमुख हैं। तो इसी तरह महेंद्र भल्ला की कहानी एक पति के नोट्स, दाम्पत्य संबंध की अभिव्यक्ति है और दूधनाथ सिंह की कहानी आइसबर्ग में पूरा कुटुंब ही अजनबी बन जाता है, इसका चित्रण उसमें देखा जाता है। तो मध्यम वर्गीय जीवन के जो मूल्यगत बदलाव है या जो पतन है उसको ज्ञान रंजन ने अपनी कहानी बहिर्गमन, घंटा, अनुभव, इन कहानियों में चित्रित किया। तो इस दौर की कहानियों में संत्रास की जो मानसिक स्थिति है उसका भी चित्रण हुआ है। और रामनारायण शुक्ल की महेंद्र का भाई, काशीनाथ सिंह की चाय घर में मृत्यु और लोक बिस्तरों पर, इसको देखा जा सकता है। तो इस दौर की अनेक कहानियों में संबंधों का जो चित्रण दिखाया गया है उसकी वास्तविकता के साथ उसको चित्रित किया गया है। तो राजकमल चौधरी की अग्निस्नान, एक अजनबी रात के लिए एक शाम, व्याकरण का तृतीय पुरुष, ये सब ऐसी ही कहानियां हैं। तो महेंद्र भल्ला की पुल की परछाई, उसमें भी प्रेम का आकर्षण दिखाया गया है। तो अकहानी में दाम्पत्य संबंध में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। काशीनाथ सिंह की आखिरी रात में दाम्पत्य में जो तनाव का कारण है वो आर्थिक है। तो ज्ञान रंजन की कहानी दाम्पत्य, उसमें एक रस्ता के कारण ऊब की स्थिति है। तो रविंद्र कालिया ने दाम्पत्य संबंध में पुराने सोच के ढांचे को तोड़ा है और 9 साल छोटी पत्नी जो कहानी है उसमें कुशल पत्नी के पूर्व प्रेमी की चर्चा मजाकिया रूप में करता है और कोई भी कुंठा नहीं पलती है। तो साठोत्तरी दौर की जो कहानियां हैं उसकी संवेदना जो है युग के उस मिजाज की अभिव्यक्ति कही जा सकती है जहां किसी और से कोई उम्मीद की किरण नहीं मिलती है। उसके बाद है अन्य कहानी आंदोलन, जिसमें नई कहानी और साठोत्तरी कहानी आंदोलन के बाद हिंदी कहानी में जो अन्य कहानी आंदोलन हुए, जैसे सचेतन कहानी, सच कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी आंदोलन,
तो इन सब का वर्णन जो है हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ग्रामीण जीवन के कथाकार और उनकी कहानियाँ और शहरी जीवन के जो कथाकार हैं उनकी कहानियों का अध्ययन किया।